Hello students, let us continue our chapter number 9, that is about the soil, and we are going to continue it with the soil types. Okay, so in the previous chapter we have studied about the three zones, that is A horizon, B horizon, C horizon, and last one was the bedrock. Okay, now the soil type. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. So what is weathering of rock? वेदरिंग जो बड़े बड़े पहाड़ वगैरह रहते हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं? खासकर इनमें होता है रॉक्स, ठीक है, रॉक्स होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बारिश की वजह से या ज्यादा हीट की वजह से, ठीक है, हीट हो गया, तेज बारिश हो गई, ठीक है, या ठंडी हो गई, तो ये सारे असर कहाँ करते हैं? ये अपर सरफेस में असर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो अपर सरफेस है ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है, ज्यादा तेज से यहाँ पे पड़ता है, तो ये अपर सरफेस के साथ इन सब का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये अपर लेयर क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे से ये कमजोर होने लगता है, ठीक है, और फिर ये झरने लगता है। क्लियर है? अपर लेयर झरने लगता है। जैसे आपने आयरन में देखा है, ठीक है, जब उसमें रस्ट लगता है तो कैसा होता है, धीरे धीरे से अपर लेयर एक एक लेयर करके झरती चली जाती है, वैसे ही इनमें रॉक्स में भी होता है, और जिसे कहते हैं वीदरिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा हर जगह एक जगह, तो हो सकता है यहाँ विदर हो रहा हो, यहाँ ना हो रहा हो, यहाँ, क्योंकि यहाँ ये जो एक रॉक होता है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें अगर कहीं कैल्शियम है, चूना है कहीं पर, ठीक है, तो इस पार्ट में सपोज चूना है, तो जब पानी पड़ेगा तो क्या होगा, ये वॉश आउट होगा, धीरे धीरे घुलने लगेगा, ठीक, और ये क्या होगा, धुल के यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये इतना क्या हो गया, खाली हो गया, है ना। अब यही है, यहाँ पानी भरेगा, मिट्टी भरेगा, कुछ भरेगा, ये इससे कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ के साइड साइड को भी तोड़ने लगेगा। ये धीरे धीरे अगर नीचे कैल्शियम और हुआ तो ये इस तरीके से यहाँ पे दरार बढ़ती चली जाएगी और फिर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से रॉक्स टूटते हैं, जिसे वेदरिंग कहलाता है। या आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। सो वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। सो ये जब टूटते हैं तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, जिसके अंदर सैंड और क्ले रहता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। सो हमेशा कि मिट्टी किस पे प्रभावित रहती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं धीरे धीरे, और टुकड़े जो होते चले जाते हैं, रॉक्स भी छोटे छोटे रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर ये टुकड़े भी टकराते हैं, तभी तो इनका शेप, आप रेत देखिए, हमेशा उनके शेप कैसे होते हैं, बहुत ही स्मूथ होता है। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि वो एक दूसरे से टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं पानी के अंदर, रेत है ना, तो क्या होता है, ये इनका सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। ऐसे ही जो नदियों में पत्थर मिलते हैं, हमेशा उनके सरफेस कैसे होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, वो पानी के बहाव के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और उनका सरफेस धीरे धीरे क्या होता है, काफी स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ की एरिया, जिस एरिया में जो सॉइल है वो जिस रॉक से आया है, ठीक है, जिस रॉक की वजह से बना है, वो उस पर डिपेंड करता है। Sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. So यहाँ पे जो भी यहाँ पे रॉक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रॉक का जो पार्टिकल्स हैं, और साथ में यहाँ पे ह्यूमस यानी कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, वो सब जब इनके साथ मिल जाता है तो ये दोनों मिलके बनाता है सॉइल। Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important part of the soil. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, रूट्स है, अर्थवर्म्स है, ये सब सॉइल के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। The soil is also classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. तो जब आप मिट्टी उठाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जिनके साइज काफी डिफरेंट होते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर सॉइल में ज्यादा बिग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो वो सैंडी सॉइल है, ठीक है, जैसे रेत वाले पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वो रेतीला है, ठीक है।
इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, ठीक, अगर रेत वाले पार्टिकल कम और जो सॉफ्ट स्मूथ पाउडरी पार्ट ज्यादा है तो वो कहलाता है क्लेई सॉइल, ठीक। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साइज क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि साइज काफी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताता है कि जिसके अंदर जैसा सॉइल का टाइप है उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी होती है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं वो दोनों आपस में एकदम बहुत अच्छे से पास पास नहीं रह सकते, उनमें गैप तो हो ही जाता है बीच में, ठीक है। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पत्थर एक साथ रहते हैं तो इनमें बीच में गैप भी रहता है, काफी गैप रहता है बीच में। दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर, तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है इस स्पेस में, आपको पता ही है, जहां हर चीज के बीच में क्या भरी है, एयर भरी है। जहां हम समझते हैं कि ये खाली रखा है लेकिन वहां वो चीज कहीं खाली नहीं होती, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होता ही है। वी सी दैट द सैंड इज वेल एरेटेड, तो हम कह सकते हैं कि सैंड के अंदर काफी हवा भरी है, वो वेल एरेटेड है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, जब हम ऊपर से पानी डालेंगे तो यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से पानी बहुत जल्दी निकल सकता है। हम रेत में पानी डालते हैं और सीधे नीचे से वो बह जाता है, क्या ये होल्ड कर पाता है, ज्यादा पानी होल्ड कर पाता है, नहीं। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड एंड पार्टिकल्स, द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंड सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, इसलिए वो हल्का होता है। वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई, और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, इसलिए वो ड्राई कहलाता है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, क्ले पार्टिकल्स के जो पार्टिकल से काफी छोटे होते हैं। पैक, इसलिए वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल है, काफी पास से वो पैक हो जाते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, गैप नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, अनलाइक सैंडी सॉइल की तरह नहीं। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइट गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, सो क्ले सॉइल्स हैव लेस एयर, तो इनके बीच में काफी कम एयर होता है, तो ये पानी ज्यादा होल्ड कर सकता है, ज्यादा पानी को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, सो आप एक जग में, ठीक है, एक जग यहाँ पे रेत ले लीजिए और दूसरी जग में मिट्टी ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों को गीला कर दीजिए, सिर्फ गीला करना है, पानी भर के नहीं रखना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कौन सा हैवी होगा, ये वाला हैवी होगा जिसमें मिट्टी क्ले सॉइल भरी होगी, रेत वाला इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, लाइटर वेट होगा। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, लोम सॉइल होता है, जिससे लोमी सॉइल भी कहते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है। लोमी सॉइल क्या होता है, जिसमें सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नॉन एज सिल्ट, और दूसरा एक और होता है जिसमें सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट अकर्स एज अ डिपोजिट इन द रिवर बेड, सो नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है जिसमें रेत भी होता है, ठीक है, ज्यादा रेत तो होता है लेकिन बारीक रेत और मिट्टी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिल्ट कहलाते हैं। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोस सैंड एंड क्ले, इन दोनों के बीच का होता है, ना बहुत रेतीला होता है ज्यादा और ना बहुत बारीक, इनके बीच का होता है रिवर बेड। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, लोमी सॉइल, ठीक है, जो इन दोनों का मिक्सचर है, रेत और क्ले सॉइल का, और ये इन दोनों के पार्टिकल का बीच का होता है सिल्ट। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सो यहाँ पे लोमी सॉइल जो है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी परफेक्ट होती है, ठीक है, ना तो रेत की तरह बहुत कम और ना तो क्ले की तरह ज्यादा, यहाँ पे परफेक्ट होती है। एक्टिविटी 9.3, ओके, यू हैव टू कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ सॉइल के सैंपल्स लेके आने हैं और आप देखेंगे रेत से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। क्ले सॉइल लेके आएंगे, उससे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिंग शेप और बॉल और रिंग शेप, सिलेंडर शेप, इस तरीके से कुछ शेप बना के
मुझे सेंड करना है उनकी पिक्स, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देन properties of soil, you have listed some uses of soil, let us perform some activity to find the characteristics of the soil. Okay, so जो बच्चे मुझे जो मैंने फर्स्ट पार्ट में होमवर्क दिया था, सेकंड पार्ट में जो होमवर्क दिया है, दोनों ही करके दिखाएंगे, उन्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एक्टिविटी के मार्क्स मिल जाएंगे। Properties of the soil, you have listed some uses of soil, let us perform some activities to find the characteristics of the soil. So let us start the activities की क्या characteristics होती हैं soil की, वो देख लेते हैं। First is percolation rate of water in soil. So what is percolation? मिट्टी कितने water को absorb करती है, that is percolation rate. बुझो एंड पहेली mark two different squares 50 centimeter into 50 centimeter each, one of the floor of their house and the other on the कच्चा रोड, ठीक है। एक घर में उन्होंने 50 into 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और दूसरा कच्चे रोड में जाके उन्होंने 50 into 50 का बना लिया। दे फिल 2 bottles on the same size with the water, ठीक है, 2 सेम साइज की बॉटल्स भर ली उन्होंने। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स ऑन ईच और एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, ठीक है, एक ही टाइम पे एक जगह बूझो ने डाला, एक जगह पहेली ने डाला, एक एक बॉटल पानी डाला। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो पक्का एरिया है, सीमेंटेड एरिया है, वहां पे जैसी पानी डालेंगे वो क्या होगी, फ्लो होके अलग हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ डालेंगे वो क्या होगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। दे ऑब्जर्व द वाटर ऑन द फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द कच्चा रोड। ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब, सारा वाटर क्या हो गया था, एब्जॉर्ब। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। सो इनको समझने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। For this activity, divide yourself into 3 teams. Name the teams A, B and C. You will be find out how fast the water passes down the soil. So यहाँ पे क्या करना है, टीम बनाना है और देखना है कि कितनी जल्दी वाटर पास हो जाता है। You need a hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipe of the same diameter. Some suggestion for obtaining such a pipe are given below. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. If PVC pipe is available, cut it into 2 centimeter long pieces and then use them. ठीक है, तो ये आपको पाइप की हेल्प से यूज करने के लिए बताया गया है। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use an empty 200 bottle. Note the time when you start pouring water. ठीक है, तो इस तरीके से पाइप यहाँ बोला है, कोई सा भी आप पाइप ले सकते हैं, उसको 2 सेंटीमीटर नीचे तक होल बना के डिप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे वाटर भरना है, ठीक है। Then when all the water has percolate, और फिर आपको टाइम नोट करना है कि किस मिट्टी में कितना टाइम लगा, ठीक है, उतना वाटर को एब्जॉर्ब करने में। Leaving the pipe empty, note the time again. Be careful not to let the water spill over or run down of the outside of the pipe while pouring. ठीक है, तो अच्छे से आपको देखना है कि जब आप यहाँ पे पानी भर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से बाहर ना जाए क्योंकि इतना पानी वेस्ट होगा। तो हमारे यहाँ जो हम काउंटिंग लेने वाले हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, मेजरमेंट गलत हो जाएगा। Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. Calculate the rate of percolation by using the following formula. So अब आपको इसमें क्या कर सकते हैं, percolation rate फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम में कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट। अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया था हमने, वो यहाँ लिखना है। परकुलेशन टाइम यानी कितना टाइम में उसने एब्जॉर्ब किया, वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज डेट फॉर अ सर्टेन ml सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट। सो ठीक है, रेट ऑफ परकुलेशन, तो टाइम कितना लिया, सपोज हमने 200 ml पानी डाला, ठीक है, 200 ml पानी हमने इसके अंदर डाला, कितना डाला, 200 ml। यहाँ तक पानी कितना हो गया, चलो यहाँ तक पानी कितना हो गया, 200 ml। और इनको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगा, 20
minutes. 200 ml by 20 minutes is equal to 10 milliliter per minute. यानी कि 1 मिनट में 10 ml पानी जा रहा है. ये है इसका पर्कुलेशन रेट. ठीक है, जैसे हम गाड़ी का रेट कैलकुलेट करते हैं ना कि कितने किलोमीटर कितने घंटे में चलती है या कितने मिनट में चलती है, इसी तरह यह कितना पानी कितने मिनट में एब्जॉर्ब करता है, ये इसका कैलकुलेशन रेट होगा, रेट ऑफ पर्कुलेशन. ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सैंपल, सॉइल सैंपल. तो इस तरीके का आप भी यहाँ पर कि आपने यहाँ के जो भी सैंपल सॉइल है, ठीक है, उसमें ये टेस्ट आउट कर सकते हैं. Compare your finding with others and arrange the soil sample in the increasing order of the rate of percolation. Okay.